स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? एक बार आपका फिर से स्वागत है ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं नितेश आपके साथ करंट अफेयर के एक नए सेशन में। हमारा पिछले दिनों से 2 दिन का क्लास मिस था, तो इस सेशन में हम पिछले दिनों के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए आज तक के करंट अफेयर पर आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि पिछली क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये एक नया सेशन नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 4-5 दिनों से पुराने भी होंगे, हो सकता है कि पिछली क्लासेस में रिपीट हुए हो, लेकिन देखिए अभी वो हाल ही में फिर से न्यूज़ में थे, ये किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से। तो उससे उन क्वेश्चन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा अपने जिन जिन जगहों पर ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको हमारी 2 दिन की क्लास मिस थी, तो उसमें जो भी हमारा मिस हुआ है, जो भी हमारा छूटा है, हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया है? ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है नाबार्ड, 2 नंबर सिडबी, या फिर प्रथम एनजीओ, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 अभी 2 दिन पहले दिया गया था, तो इसका आंसर होगा प्रथम एनजीओ। इसकी बात हमने 2 या 3 क्लास पहले की थी, शायद 3-4 दिन पहले की थी। प्रथम एनजीओ की एक रिपोर्ट जारी करता है, एस असर नाम की एक रिपोर्ट जारी करता है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता पर होती है, असर रिपोर्ट। ठीक है, प्रथम एनजीओ है क्या? प्रथम एनजीओ ये एक सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिविल सेवा संस्था है प्रथम, जो कि एक एनजीओ है। एक तरीके से आप इसे एनजीओ मान के चलिए, सिविल सेवा संस्था। यह एक सिविल सेवा संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में मुंबई में। 1994 में मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1994 में मुंबई में स्थापित हुआ था। देखो स्थापित इसलिए हुआ था, वहाँ पर जो मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका शैक्षणिक विकास करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया था। और इसका कार्य, अगर थोड़ा सा प्रथम एनजीओ का अगर कार्य जाने, तो भारत में शिक्षा का विकास किया है इन्होंने। भारत में देखिए, पहले सुन लीजिए, भारत में शिक्षा के दायरे का विकास किया है और शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भी डिजिटल प्रौद्योगिकी है उनका उपयोग करना, बच्चों को उससे फेमिलियर बनाना। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन किसके माध्यम से करते हैं? मूल्यांकन असर रिपोर्ट जारी करके शिक्षा का मूल्यांकन करते हैं। और कोविड-19 के समय प्रतिबंधों के बीच बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया है इन्होंने। तो इतने सारे इन्होंने कार्य किए हैं। ठीक है, भारत में शिक्षा के दायरे का विकास, एक बार नोट कर लीजिए, लिख रहा हूं, भारत में शिक्षा के दायरे का विकास, भारत में शिक्षा के दायरे का विकास। और दूसरा इन्होंने काम किया है प्रौद्योगिकियों, दूसरा इनका काम था प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, और इसके साथ ही मूल्यांकन करना, शिक्षा का मूल्यांकन के लिए एक रिपोर्ट जारी करते हैं। और कोविड-19 के समय बच्चों में सीखने की उत्सुकता बनाए रखना। तो दोस्तों ये रही हमारी प्रथम, बनाए रखना। ठीक है, तो प्रथम एनजीओ को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 में। ठीक है,
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस लिए दिया गया है? क्योंकि ये एक सिविल सेवा संस्था है जो बच्चों की शिक्षा के लिए पूरे भारत में काम करती है। ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ASER असर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हाल ही में इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि कोविड-19 के कारण बच्चों की सीखने की क्षमता जो है वो प्रभावित हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में नामांकन दर बढ़ा है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा। ठीक है, तो इतना ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो होता है, ये जो पुरस्कार है ये 1968 से शुरू किया गया था। 1968 से प्रारंभ किया गया था और एक इंदिरा गांधी ट्रस्ट है, इंदिरा गांधी ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो 1968 से ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 1968 से प्रारंभ किया गया था। इसकी 25 लाख की इसमें राशि दी जाती है और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है उसके द्वारा दिया जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, असर रिपोर्ट के बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पिछला सेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, CBSE बोर्ड और किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? देखो, CBSE बोर्ड और एक मंत्रालय है जिसने प्रायोगिक शिक्षा पर संयुक्त रूप से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, या फिर जनजातीय मामलों का मंत्रालय, या खेल मंत्रालय। देखिए, क्वेश्चन देख करके लगता है कि CBSE बोर्ड के साथ कौन सा होगा, शिक्षा मंत्रालय ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। हाल ही में देखो, जनजातीय मंत्रालय और CBSE बोर्ड ने मिलकर के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है? प्रायोगिक शिक्षा, शिक्षकों को आदिवासी छात्रों और उनके जीवन का जो अनुभव होता है और स्वयं के अनुभव से जोड़ने में मदद करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट का कोर्स शुरू किया है। जो ये शिक्षक होंगे, प्रायोगिक शिक्षा आदिवासी छात्रों तक पहुंचेगी और शिक्षक जो हैं वो जुड़ेंगे हमारे आदिवासी छात्रों से, दोनों एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 लाइन का क्वेश्चन था, समझने की ज़्यादा बात नहीं है इसमें, कि दोनों को एक दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए प्रायोगिक शिक्षा के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षा शिक्षकों को आदिवासी छात्रों और उनके वास्तविक जीवन के अनुभव, ठीक है, से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है CBSE और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, अगला प्रश्न है G7 विदेश और विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। ठीक है, G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का शिखर सम्मेलन जो हुआ था, फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे जो समिट होते हैं वो पूछे जाते हैं, हालांकि ये छोटा समिट नहीं था। तो ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड किंगडम, USA, UAE, यूनाइटेड अरब होगा, सॉरी यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखो, यूके में अभी हाल ही में G7 विदेश एवं विकास मंत्रियों का एक समिट हुआ था। ठीक है, G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट समिट हुआ था 10 दिसंबर 2021 को यूके के लिवरपूल में। लिवरपूल नाम की एक जगह है ब्रिटेन में। तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और ये इस तरीके का इस तरीके का पहला G7 समिट है, इस तरीके का दूसरा मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन है। ये मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन है विकास को लेकर के अलग अलग देशों के मंत्रियों की बैठक में। और शायद ये ऐसा पहला सम्मेलन है, G7 का ऐसा सम्मेलन है जिसमें साउथ एशियन की कंट्रीज को भी बुलाया गया है एज अ गेस्ट। साउथ एशियन कंट्रीज को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। ठीक है, ऐसा पहला सम्मेलन है, पहली बार बुलाया गया है, अटेंड करेंगे। तो ठीक है, लिवरपूल में हुआ, साउथ एशियन कंट्री को एज अ गेस्ट बुलाया गया है फर्स्ट टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम साउथ एशियन कंट्रीज को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। तो इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा G7 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। G7 है क्या? हमने बार इसे 2-3 बार मेरे ख्याल से क्लास में हो चुका है कि G7 कब बना। 1975 में बना था, 1975 में बना। G7 1975 में बना था।
देखो 1975 में बना, और उस समय विश्व की जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे कहा जाए कि बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसमें शामिल है। अब कौन कौन सी बड़ी एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो हो गई 7 कंट्रीज, यूके, कनाडा, यूएसए, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। ठीक है, इतने देश शामिल है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो ये G7। और आपको अभी ध्यान होगा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, मतलब सिर्फ ये देश मिले थे आकर के। G7 का 47वां शिखर सम्मेलन किस जगह पर हुआ था, ये आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन के कार्बिस बे में, G7 का 47वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन के कॉर्बिस बे, ब्रिटेन में कॉर्बिस बे नाम की एक जगह है, वहां पर G7 का 47वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और इसमें देखिए अभी एक क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि इस G7 के जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से अतिथि देश के रूप में शामिल थे, गेस्ट कंट्रीज के रूप में कौन कौन से शामिल थे। तो इसमें देखिए, इसमें गेस्ट कौन था, इसमें गेस्ट था इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें गेस्ट कंट्रीज के रूप में शामिल थे। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, देखिए हमने उन्हें बना दिए। ऐसे पूछ सकता है ना आपसे कि लिवरपूल में किस जगह पर हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, तो यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में ये आयोजित किया गया। ठीक है, G7 के विदेश और विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में आयोजित किया गया। ठीक है, इस ऑप्शन अगर इसे कथन में बनाने की कोशिश करेगा, कथन या स्टेटमेंट में देने की कोशिश करेगा, तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि लिवरपूल में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये कर देगा कि इसमें पहली बार साउथ एशियन कंट्रीज को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और ज़्यादा जाएगा तो G7 के बारे में पूछेगा, तो G7 1975 में बना था। बड़ी एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो भी हैं देश की, उनको शामिल किया गया है, यूके, कनाडा, यूएसए, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। ठीक है, इतनी है। फिर उसके बाद 47वां G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन के कार्बिस बे में। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन में 47वें शिखर सम्मेलन में हुआ था, तो 47वें शिखर सम्मेलन में गेस्ट कंट्रीज के रूप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, खासतौर से मुझे लगता है कि ये नाम आप ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछ सकता है कि G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किन किन देशों को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था या किन को नहीं बुलाया गया था। इनमें से किसी 3 का नाम दे दे, चौथा कोई और हो जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसमें हमने चर्चा की थी एक बार, पिछली क्लासेस में हमने एक बार और डिस्कस किया था G7 में कि रूस को भी शामिल किया गया था, तो तब ये G8 कहलाता था, लेकिन क्रीमिया पर विवाद के कारण रूस को बाहर कर दिया गया G7 से। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती में भारत के साथ किन किन देशों ने भाग लिया। एक दोस्ती नाम का अभ्यास किया है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही शामिल होगा। तो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, 3 देश हैं और 3 देश हैं इसमें। ठीक है, त्रिपक्षीय 3 कंट्रीज, सॉरी ये गलत हो गया, वो त्रिसैन्य सेवा होता अगर होता, तो त्रिपक्षीय मतलब 3 देश इसमें शामिल है। ठीक है, सैन्य अभ्यास किया गया है दोस्ती, तो किसके किसके बीच में, ऑप्शन देखिए, मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश। ठीक है, भारत के साथ, पहला तो भारत हो गया, ये आपको यहां से मिल गया। ऑप्शन में दिया है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर 1 और 2 दोनों, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों, मालदीव, श्रीलंका और भारत। ठीक है,
ये तो फिर ठीक है। भारत, दोस्ती सैन्य अभ्यास जो किया गया है, भारत प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका, तो इन तीनों देशों ने मिलकर के एक सैन्य अभ्यास किया और यह इस सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण था। ठीक है, 15वां संस्करण, 15वां संस्करण था यह इस सैन्य अभ्यास का। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसे शुरू किया गया था, जब शुरू किया गया था तो भारत और मालदीव ने शुरू किया था। भारत और मालदीव ने 1991 में, मतलब ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, द्विवार्षिक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हर 2 सालों पे एक बार होता है। द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, मतलब हर 2 ईयर पर एक बार होता है। तो 1991 में ये शुरू किया गया था भारत और मालदीव के बीच में, और इसमें श्रीलंका शामिल हुआ था 2012 में। इस सैन्य अभ्यास में श्रीलंका शामिल हुआ 2012 में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्ती सैन्य अभ्यास मालदीव, भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है और 15वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। ठीक, श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हुआ था। और भारत की तरफ से देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से फ्रिगेट इसमें डाले गए थे, फ्रिगेट शामिल किए गए। तो एक है INS वज्र और अपूर्व। ठीक है, ये शिप थे भारत के, फ्रिगेट थे भारत की तरफ से, ये फ्रिगेट शामिल किए गए INS वज्र, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है वज्र और अपूर्व। तो ये दोनों शामिल किए गए। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा जहाज शामिल किया गया। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर कहीं न कहीं पूछ सकता है इस तरीके से। तो क्लियर हो गया होगा, वज्र और अपूर्व शिप शामिल किए गए थे, भारत, मालदीव और श्रीलंका, 15वां संस्करण था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आता है, देखिए ABU, एशियन ब्रॉडकास्ट यूनिट, ABU यूनेस्को टुगेदर फॉर पीस मीडिया अवार्ड 2021 किसने जीता है? देखिए यूनेस्को और एशियन ब्रॉडकास्ट यूनिट के द्वारा एक टुगेदर फॉर पीस मीडिया अवार्ड दिया गया है, ये किसने जीता है? ऑप्शन देख लीजिए, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, या एक और दो, या दोनों में से किसी ने नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ने जीता है। ठीक है, ABU, एशिया पैसिफिक, यहां पर ABU का मतलब है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनिट, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन, और साथ ही साथ इसमें शामिल था यूनेस्को। तो इन दोनों ने मिल करके टुगेदर फॉर पीस मीडिया अवार्ड दिया है दूरदर्शन और हमारे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। ठीक है, तो देखो मलेशिया के कुआलालंपुर में यह अवार्ड दिया गया, मलेशिया के कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में ये अवार्ड दिया गया था। दूरदर्शन को देखो किस लिए अवार्ड दिया गया है। दूरदर्शन एक प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम, अगर इनका श्रेणी है, इस अवार्ड की एक श्रेणी बनाई गई थी, लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी। लिविंग वेल विथ, अगर दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन एक श्रेणी बनाई गई है, लिविंग वेल विथ, एक श्रेणी बनाई गई है इनकी, लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी, लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी। तो इस श्रेणी में इसको अवार्ड दिया गया। तो इनका एक प्रोग्राम चलता है दूरदर्शन में आपने अगर देखा होगा, डेफिनेटली लीडिंग द वे, तो डेफिनेटली लीडिंग द वे एक प्रोग्राम चलता है। तो दूरदर्शन का एक प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, प्रोग्राम है ये, जिसमें विकलांग बच्चों को कहानी के माध्यम से प्रेरित करने का ये एक प्रोग्राम है। तो इसके लिए दिया गया है दूरदर्शन को। और दूसरा ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम चलता है। तो ये प्रोग्राम जो है इसका प्रोग्राम है मछुआरों के लिए, एक प्रोग्राम चलता है लिविंग ऑन द एज, मछुआरों के आंध्र प्रदेश के मछुआरों के ऊपर बना हुआ है, लिविंग ऑन द एज। तो ये एक प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो का, तो इसके लिए इसे दिया गया है। ठीक है, प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंधों के लिए। ठीक, ये प्रकृति के साथ नैतिक
प्रकृति के साथ नैतिक व सतत संबंध की श्रेणी में। ठीक है, प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में दिया गया है लिविंग ऑन द एज प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ABU यूनेस्को टुगेदर फॉर पीस पुरस्कार दिया गया है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। ठीक है, दूरदर्शन को श्रेणी में किस श्रेणी में दिया गया, तो लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में, जिसमें प्रोग्राम इनका एक चलता है डेफिनेटली लीडिंग द वे। और ये प्रोग्राम क्या है, विकलांग बच्चों को प्रेरित करने से संबंधित है, प्रेरक यात्रा के बारे में बताता है। और ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है लिविंग इन द एज, ये किस श्रेणी में दिया गया है, ये दिया गया है प्रकृति के साथ नैतिक व सतत संबंधों की श्रेणी में दिया गया है। और देखो, अगर ऑल इंडिया एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। ठीक है, ये जो ABU है दुनिया का सबसे बड़ा है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन कौन सा है, तो वो रहा ABU है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर हमने बात किया था कि यह पुरस्कार दिया गया था कुआलालंपुर में, मलेशिया। तो कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। देखिए, हाल ही में इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। INCUS इनकस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताना है आपको। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही आंसर है नासा। ठीक है, नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है INCUS। ठीक है, INCUS नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट। तो ये प्रोग्राम है किस लिए, तो देखो, नासा का एक अर्थ वेंचर सैटेलाइट है। ठीक है, नासा का एक अर्थ वेंचर सैटेलाइट है, अर्थ वेंचर मिशन 3 है, सॉरी अर्थ वेंचर सैटेलाइट नहीं, अर्थ वेंचर मिशन 3 है। तो उसके तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम में किया क्या गया, इस प्रोग्राम में यह किया जाएगा कि नासा का अर्थ वेंचर मिशन 3 के तहत एक नया पृथ्वी मिशन है, जिसके तहत इस मिशन में 3 छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे। जो सैटेलाइट होंगे अपने पृथ्वी ग्रह के चारों ओर नाचेंगे, और मौसम संबंधी जो भी मौसम संबंधी बदलाव हो रहे हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय तूफान हो गए, ठीक है, बादलों की गरज का व्यवहार का अध्ययन, तो ये सैटेलाइट ये काम करेगा। तो अगर पूछा जाए इन शॉर्ट कि इनकस मिशन का क्या क्या काम करेगा, तो इनकस मिशन जो है इनका नासा का 3 सैटेलाइट के माध्यम से उष्णकटिबंधीय तूफानों के साथ उनकी गरज के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनकस। तो अगर इसको मैं लिख देता हूं इसको अगर लिख देते हैं, ठीक है, अर्थ वेंचर मिशन 3, अर्थ वेंचर मिशन 3 के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका काम क्या होगा, उष्णकटिबंधीय तूफानों, बादल की गरज संबंधी विषयों पर अध्ययन करना, बादल की गरज जैसे विषयों पर अध्ययन करना। ठीक है, जैसे विषयों पर अध्ययन करना इसका काम होगा। और इसमें 3 सैटेलाइट होंगे, 3 छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे। ठीक है, 3 छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे इसमें, और इसका काम होगा उष्णकटिबंधीय तूफानों, बादलों की गरज जैसे विषयों पर अध्ययन करना। और इसको 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट लास्ट वाला, कि 2027 तक इस मिशन को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आता है, ये भी स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित है। देखिए, अभी हाल ही में आया है स्वच्छता सर्वेक्षण, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, शायद हमने कुछ दिन पहले क्लास में इसकी चर्चा भी की थी, स्वच्छता सर्वेक्षण। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो स्वच्छता सर्वेक्षण, देखिए हमने बात की थी
कि लगातार 5वें वर्ष इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर से नवाजा गया, जबकि सूरत और विजयवाड़ा ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन में बात की थी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, लगातार 5वीं बार, वन लाइनर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए 5वें वर्ष लगातार इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण में के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया। ठीक है, इंदौर, तो ये सही हो गया। और जबकि दूसरे स्थान पर सूरत है और दूसरे स्थान पर सूरत के विजयवाड़ा और तीसरे स्थान आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा ने स्थान हासिल किया, तीसरा स्थान। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो गया। मतलब 5वें वर्ष इंदौर था, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा। ठीक है, अगला और देखिए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। ये भी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ सबसे ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं, स्थानीय लोकल बॉडीज़ समझ लीजिए, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों आ जाएंगी, ग्रामीण और शहरी दोनों आ जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा 100+ लोकल बॉडीज़ को शामिल करने वाला स्टेट कौन है, वो छत्तीसगढ़ है। और लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया, ये भी सही है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिए, अब यहाँ पर तमिलनाडु फास्ट मूवर स्टेट के रूप में उभरा है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है किस टीम ने? तो ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है लगातार तीसरी बार। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का लगातार तीसरी बार जीता है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने लगातार तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। तो चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य को, यहाँ पर को होना चाहिए था, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा हो सकता है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। मेरे ख्याल से 21 तारीख को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया था ना, तो ये विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य। और अगर सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले की बात की जाए, ठीक है, ये तो हो गया राज्य। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसको घोषित किया गया है, तो ये उड़ीसा का पड़ता है, बालासोर। उड़ीसा का बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या गया, चलिए, हाँ ठीक है, वही अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किस राज्य में बोईता बंदना एक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोईता बंदना उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किस राज्य में बोईता बंदना? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन सिटी के निर्माण की घोषणा की है? बिटकॉइन सिटी मतलब एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जहां पर बिटकॉइन को एक वैध मुद्रा के रूप में, जैसे हम और आप भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी, भारत सरकार के द्वारा जारी नोटों और सिक्कों का यूज करते हैं एक लीगल मुद्रा के रूप में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बिटकॉइन को एक लीगल मुद्रा, वहाँ पर सारे लेन देन जो होंगे बिटकॉइन के माध्यम से होंगे। तो बिटकॉइन सिटी बनाया है किसने? और ये देश है, इस देश ने ऐसा पहला देश है दुनिया का जिसने बिटकॉइन को मान्यता दी है। ठीक है, बिटकॉइन को लीगल बना दिया है, पहला देश है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बारबाडोस, अल सल्वाडोर, घाना, कीनिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश है। मैं पहले ही बताऊँ, और ये क्वेश्चन पहले किया जा चुका है, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था इसे, पिछली क्लासेस में क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, क्रिप्टो करेंसी पर आधारित। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है, CRYPTO, क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसी जो आभासी रूप में हो, वर्चुअल हो, वास्तविक ना हो। ठीक है, आपके इंटरनेट के माध्यम से ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
और इसकी माइनिंग की जाती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है क्रिप्टो करेंसी में। साइंस एंड टेक का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से चर्चा कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए ये जानिए कि अल सल्वाडोर ने $1 बिलियन $1 बिलियन का निवेश किया है क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, और ये जो शहर है कोचुगुआ ज्वालामुखी है एक अल सल्वाडोर में। कोचुगुआ ज्वालामुखी, ठीक है, कोचुगुआ ज्वालामुखी के पास स्थित है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोचुगुआ ज्वालामुखी के पास इसके पास एक खाड़ी भी पड़ती है। कोचुगुआ ज्वालामुखी के साथ साथ फोनसेका की खाड़ी। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थित है ये शहर। तो देखिए इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। किस देश ने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। कौन सा दुनिया में पहला देश है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल मुद्रा के रूप में माना है? तो वो भी अल सल्वाडोर है। ठीक है, बिटकॉइन $1 बिलियन का निवेश कर रहा है। और ये कोचुगुआ ज्वालामुखी पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ पर है, तो कोचुगुआ ज्वालामुखी है अल सल्वाडोर में। फोनसेका खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये भी अल सल्वाडोर में पड़ती है। बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि एक क्रिप्टो करेंसी है। ये नॉर्मल करेंसी जो हमारी बनती है वो हमारी टकसालों में बनती है। ठीक है, उन्हें मेटलर्जी के प्रोसेस के तहत बनाया जाता है। या नोट बनता है तो वो भी एक कॉटन नोट का एक कागज़ अलग से आता है। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन को बनाने के लिए कंप्यूटर पे इसकी बैठ के माइनिंग करनी पड़ती है। इसके बहुत सारे सर्वर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जितनी माइनिंग की जाएगी उतना ये निकलता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। कुछ देश इसके पक्ष में है, कुछ देश विपक्ष में है। ठीक है, बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में है। और ये किसी बैंक के अधीन नहीं आती। कोई भी सेंट्रल बैंक या फिर किसी सरकार के द्वारा इसका नियमन नहीं किया जा सकता है। अगर इसकी बात करें, पहली बार इसे लॉन्च किया था, कहा जाता है कि व्यक्ति तो सामने नहीं आया, लेकिन व्यक्ति का नाम आया कि सतोशी नाकामोतो नाम का एक व्यक्ति था जापान का, जिसने बिटकॉइन को शुरुआत किया था, बिटकॉइन को शुरू किया था। ठीक है, ठीक है। तो देखो कुछ सरकारें इसको लॉन्च करना चाहती हैं, कुछ सरकारें नहीं करना चाहती हैं। जैसे अल सल्वाडोर जैसी सरकारें हैं जिन्होंने इसको पूरी तरीके से लीगल बना दिया है। वहीं कुछ सरकारें हैं जिन्होंने इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, देखो हमारे अभी देश में क्या हो रहा है, इसको संबंधित बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को विनियमन के लिए एक कानून लाने की बात की जा रही है, कानून बनाने की बात की जा रही है। वही सरकार जो है, कुछ सरकारें हमारी सरकार को करना क्या चाहिए कि देखो बदलते समय के साथ साथ थोड़ा सा हमें एडवांस होना पड़ेगा। ठीक, ये समय की मांग होती है। और इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी आगे चल करके जो भी एरा आने वाला है वो क्रिप्टो युग ही होगा, जो कि ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे काम करती है तो ये सबसे सुरक्षित मानी जाती है। तो इस लिहाज से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसे रेगुलेट किया जाए, अगर इसे किसी देश की केंद्रीय सरकार के द्वारा अपने देश का खुद का लॉन्च किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए, ठीक है, तब ये काम कर सकता है। मतलब कि ना तो उसमें हम पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएं, ना तो हम इसे पूरी तरीके से छूट दे दें। तो हम रेगुलेशन के साथ अगर इसे लॉन्च करते हैं तो ये हमारे लिए ठीक हो सकता है। देखो सरकारें इसे बैन करना क्यों चाहती हैं? बैन इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि ये संप्रभु इनकी सॉवरेन होती हैं। ये एक तरीके से ये बिटकॉइन जो होती है ये किसी सरकार के कंट्रोल पे तो है नहीं अभी। ठीक है, पूरी तरीके से सॉवरेन है। तो कब ये ढह जाए, कब किसमें गिरावट आ जाए, तो इसका कोई स्थिति मतलब निश्चित नहीं है ये कि कब ये गिर जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, अभी पिछले साल बिटकॉइन में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई थी। अगर मान लो बिटकॉइन के माध्यम से निवेश होता है तो बिटकॉइन के माध्यम से निवेश के बाद क्या होगा, अगर अचानक से गिरावट आ गई तो अर्थव्यवस्था भी नीचे की ओर चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये वैध मुद्रा नहीं मानी जाती है बिटकॉइन। और इसमें बाजार में इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सुरक्षा को लेकर के जोखिम होता है इसमें। ठीक है, सुरक्षा को लेकर जोखिम है। सुरक्षा को लेकर जोखिम कैसे है? देखो अगर कोई मैं हूं यहाँ पर, अगर मैं बिटकॉइन को यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए एक पासवर्ड लगेगा। अगर मैं पासवर्ड खो देता हूं तो उस पासवर्ड को मेरे पास फिर से पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं उस पासवर्ड को ले लूँ। नॉर्मल बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, नॉर्मल बैंकिंग में कि हमारा अगर पासवर्ड खो जाता है तो हम उसे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पासवर्ड रीसेट करने की कोई सुविधा नहीं हो सकती है। और इसमें थोड़ा बहुत मालवेयर के रिलेटेड मालवेयर आ सकता है। मालवेयर कैसे आ सकता है? देखो जो भी जैसे मैं एक ग्राहक हूँ बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का जो अगर ग्राहक हूँ तो एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए
मुझे बिटकॉइन लेना पड़ेगा या फिर किसी एजेंट के जरिए लेना पड़ेगा, और उस एजेंट ने अपने कंप्यूटर में सबका डेटा रखा हुआ है, और मान लो कल को वो डेटा वो हैक हो गया तो फिर उसमें क्या, उसकी कोई सुरक्षा, ठीक है, हैकिंग के प्रति संवेदनशील है ये सारी की सारी चीज़ें, तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। और इसके साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जो है बिटकॉइन अगर आ जाता है, अगर इस तरीके से अल सल्वाडोर जैसे देश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से इसे लीगल बना दिया है, तो इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, काला धन होता है, इसे छुपाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी, तो ये बिटकॉइन का हमने जो अलग सा पहलू था वो हमने बता दिया, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे जाने लायक, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है, मतलब तीनों स्पेस एजेंसी मिलकर बना रहे। और अगला देखिए, यह एक अवरक्त वेधशाला है जो लंबी तरंग दैर्घ्य कवरेज और बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ हबल टेलीस्कोप के कार्यों में सहयोगी होगा और इसकी खोज की विस्तार करेगा, ठीक है। तो इसका दोनों कथन सही है, ठीक है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त उदाहरण है, संयुक्त उपक्रम है, मतलब तीनों लोग ज्वाइंट वेंचर है इनका, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और ये एक इंफ्रारेड, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसका इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो कि लंबी तरंगदैर्घ्य कवरेज और बेहतर संवेदनशीलता के साथ हबल टेलीस्कोप के साथ कार्यों में सहायक होगा और इसका विस्तार करेगा। तो इसका एक और दो दोनों सही होगा, ठीक है। देखो, ये मतलब 6.5 मीटर का, इसमें 6.5 मीटर का एक बड़ा सा ग्लास लगा हुआ है जो कि इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी होगी, बड़े ग्लास वाली। 6.5 मीटर का इसका डायमीटर है ग्लास का, ऑब्जर्वेटरी का, ठीक है, 6.5 डायमीटर है। और ये इसके द्वारा क्या खोजा जा सकेगा, देखो, इसके द्वारा खोजा जा सकता है बिग बैंग, जो बिग बैंग होने के बाद पहली आकाशगंगा बनी थी। संभावना है कि इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा उसे खोजा जा सकेगा, ठीक है। बिग बैंग बनने के बाद पहली आकाशगंगा को भी देखा जा सकेगा। और ये जो टेलीस्कोप है लैग्रेंज 2 L2 पॉइंट, देखो, लैग्रेंज 2 पॉइंट पर स्थिर किया जाएगा। लैग्रेंज 2 का मतलब क्या है, ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, तो देखो, लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है स्पेस में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो बॉडी के बीच का मतलब जैसे कि सन और अर्थ, ठीक है। जैसे मान लो ये एक है ऑर्बिट, यहां पर है सन, यहां है हमारी अर्थ, ठीक। तो इनके दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किसी एक बिंदु पर समान रूप से लग रहा होगा, ठीक। मान लो वो बिंदु ये रहा x, तो इस बिंदु पर समान रूप से लग रहा होगा जहां पर पृथ्वी का और सूर्य का बल दोनों अपनी अपनी बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो होगा लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो ये लैग्रेंज पॉइंट पर ही ये टेलीस्कोप काम करेगा, ठीक है। तो ये लैग्रेंज पॉइंट पर ही इनको रखा जाएगा। और इसमें जो सोलर ग्लास लगे होंगे, रिफ्लेक्टेड सोलर ग्लास होंगे, वो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित करते रहेंगे, जिससे कि ये अल्ट्रावायलेट, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है आपने ये देखा कि इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी पर काम कर रहा है, तो इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी का इसमें यूज़ किया गया है। तो इंफ्रारेड का काम, अगर जो काम कर रहा है ये जो मशीन, वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है, उसे ठंडा करने की आवश्यकता होती है। तो इसके ऊपर लगाया गया है सोलर रिफ्लेक्टेड ग्लास। तो सोलर रिफ्लेक्टेड ग्लास का की सहायता से जो भी इसकी सूर्य की किरणें आएंगी या फिर पृथ्वी की तरफ से जो भी विकिरण निकलेगा, सूर्य का भी जो भी रेडिएशन होगा, पृथ्वी का जो भी रेडिएशन होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इसे ठंडा रखने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका किसका वेंचर है, नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, हबल टेलीस्कोप की मदद करेगी, ठीक है। लैग्रेंज 2 पॉइंट पर स्थिर किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अंग्युन शोल कहाँ पर है। अंग्युन शोल, ठीक है, ये ज्योग्राफी के मैप से रिलेटेड है। हाल ही में खबरों में रहा अंग्युन शोल कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर, आर्कटिक सागर या अरब सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, सॉरी, दक्षिणी चीन सागर में अंग्युन शोल, ठीक है। तो देखो, चीन का जो है अपने आसपास के पड़ोसी देश हैं, सबके साथ विवाद चल रहा है, जितने भी उसके पड़ोसी देश है, चाहे वो रूस हो, मंगोलिया हो, भारत हो, कजाकिस्तान हो, ठीक है, या फिर इधर आ जाओ द्वीपी साइड में, लाओस से, वियतनाम से, तो ताइवान को वो खुद का पार्ट मानता है। साथ ही साथ सागर की बात करें तो जापान के साथ विवाद चल रहा है,
लगभग ऐसे करके उसके 11 या 11 देशों के साथ विवाद, सीमा विवाद है। ठीक है, तो चीन का, तो ये जो है द्वीप है अंग्युन शोल, इस पे फिलीपींस अपना दावा करता है। ठीक, इस पे हाल ही में देखो ये चर्चा में क्यों आया, इस पे फिलीपींस अपना दावा करता है और फिलीपींस ने अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी यहाँ पर तैनात की हुई है। तो अभी हाल ही में चीन यहाँ पर पहुँच गया और उस सेना तक पहुँचने वाली आपूर्ति को रोक दिया, आपूर्ति को बाधित कर दिया था। तो फिर कुछ दिन के बाद चीन वहाँ बैठा रहा, फिर चीन की सेनाएं वहाँ बैठी नहीं, कुछ दिन बाद चली गई। चली क्यों गई? क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना फिलीपींस में भेज दी थी। ठीक है, तो उस खतरे को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, ठीक है, उसके समय की गंभीरता को समझते हुए चीन ने अपने सेना को वापस बुला लिया। तो इस वजह से ये चर्चा में आया कि वहाँ पर अमेरिका के आने की वजह से फिर से अंग्युन शोल पर सप्लाई उनकी पूरी हो पाई। तो ये है फिलीपींस के बीच में। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 और द्वीप समूह है। ठीक है, पार्सेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप और स्कारोबोर द्वीप। ठीक है, पार्सेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप और स्कारोबार द्वीप है, जो कि चीन और उसके अगल बगल के जो भी समुद्री सीमा को टच करते हुए देश है उनके साथ विवाद चल रहा है। मतलब इन सब में चीन कॉमन है। बाकी अगर पार्सेल द्वीप की बात करें तो चीन और वियतनाम और ताइवान के बीच में चल रहा है। स्प्रैटली द्वीप की बात करें तो चीन, ताइवान, ब्रुनोई और फिलीपींस के बीच में विवादित है। और इस कारोबार के बीच की बात करें, इस कारोबार द्वीप के बीच में फिलीपींस और चीन के बीच में विवादित है। तो ये तीनों की लोकेशन आपको याद रखनी है कि दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है। पार्सेल, स्प्रैटली, स्कारोबार और अंग्युन शोल, ये चारों के चारों सब के सब दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें दक्षिणी चीन सागर तो ये ताइवान स्टेट है, ताइवान जलडमरू। दक्षिणी चीन सागर की हम बात करते हैं तो ये है ताइवान जलडमरू। ताइवान, इंग्लिश में आप जलडमरू को स्टेट कह सकते हैं। ताइवान स्टेट है, ताइवान स्टेट के माध्यम से ये पूर्वी चीन सागर से अलग होता है। और लुजान स्टेट, 2 स्टेट का नाम याद रखिएगा। ताइवान स्टेट से ये पूर्वी ईस्टर्न चाइना सी, पूर्वी चीन सागर से अलग होता है। और लुजॉन स्टेट के माध्यम से ये फिलीपींस सागर से अलग होता है। ठीक है, फिलीपींस सागर से अलग होता है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर किससे अलग? पूर्वी चीन सागर से अलग हो रहा है लुजॉन ताइवान स्टेट के माध्यम से, और फिलीपींस सागर से अलग हो रहा है लुजॉन स्टेट के माध्यम से। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये प्रश्न, मदर ऑन कैंपस। हमने लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया था एकदम लास्ट में, और शायद गलती से उसका ऑप्शन गलत हो गया था। तो देखिए इसका सही आंसर देखिएगा, आज इसको करेक्ट कर लेते हैं। मदर ऑन कैंपस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मदर ऑन कैंपस केरल सरकार की पहल है, इसके तहत माओ को अपने बच्चों के साथ परिसर में रहने की अनुमति होगी। तो क्या ये केरल सरकार की पहल है? नहीं, ये केरल सरकार नहीं, यहाँ पर है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है मदर ऑन कैंपस, और इसके तहत जो भी माताएं हैं अपने बच्चों के साथ उनके हॉस्टल्स में या फिर उनके स्कूल्स में रह सकेंगी, जिससे कि वो बच्चों के साथ स्कूल में कैसा व्यवहार, मतलब स्कूल के वातावरण को समझ सके, और बच्चा भी वहाँ पर पूरी तरीके से बच्चों की भी क्षमता जो है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, उनकी माताएं उनके रहेंगी तो उनसे फीडबैक भी लिया जा सकेगा कि वो, और माताएं भी देख सकेंगी कि उनके स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो मदर ऑन कैंपस की पहल है त्रिपुरा सरकार ने की है, और माताएं अपने बच्चों के साथ परिसर में रहने की अनुमति होगी। तो इसमें केवल दूसरा सही है। ठीक है, और ये क्या है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्रिप्टो कार्य मुथुवारियाना क्या है? ठीक है, क्रिप्टो कार्य मुथुवारियाना। तो मुथुवारियाना क्या है? क्रिप्टो कार्य मुथुवारियाना देखते हैं। वृक्ष की एक प्रजाति, फल की एक प्रजाति, मेंढक की एक प्रजाति, या फिर सांप की एक प्रजाति। तो क्रिप्टो कार्य मुथुवारियाना ये है वृक्ष की एक प्रजाति। ठीक है, एक वृक्ष की प्रजाति है। ठीक है, और यहाँ पर ये नाम ही क्यों चुना गया? तो देखो, मुथुवारियाना जो है केरल की एक जनजाति है। ठीक है, मुथुवारियाना केरल की जनजाति है, जिसे एक जनजाति के नाम पर वृक्ष का नाम दिया गया। तो आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी समझाया गया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।
2 दिनों की क्लासेस मिस थी, थोड़ा आज की क्लासेस शायद मेरे ख्याल से लंबी हो गई हैं, 1 घंटे हो गए। तो कल की क्लासेस में हम अपने बचे हुए क्वेश्चन को और कल के करंट अफेयर में हमारा 2 दिन का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो तो आप क्या करिएगा, आप जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक। तो जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, ठीक है। धन्यवाद।